नमस्ते बच्चों। गत्यात्मक विकास कहें या गामक विकास या मोटर डेवलपमेंट या क्रियात्मक विकास, आज हम उसके अंतिम भाग 9 को पढ़ रहे हैं। पिछले भागों में हम क्रियात्मक विकास क्या है, उसका महत्व, विशेषताएं, गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास, बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास पढ़ चुके थे। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास हमारा चल रहा है और भाग 7 और भाग 8 में हमने हाथों के कौशल और पैरों के कौशल के बारे में बात की और बचा हुआ हम आज कंप्लीट। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास हम पढ़ रहे थे बच्चों। इसके बारे में मैं आपको शारीरिक कौशलों का विकास पढ़ रहे थे। हाथ के कौशल के विकास हम लोग समझ चुके हैं और पैरों के कौशल के अंतर्गत दौड़ना, कूदना, उछलना, छलांग लगाना, चौकड़ी भरना, सीढ़ी चढ़ना इत्यादि कब कब किस उम्र में किस किस अवस्था में कैसे बच्चा संपन्न करता है, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम बच्चे शुरू कर रहे हैं तैरना से। 3-4 वर्ष का जो बालक होता है वो तैरने का कौशल सीख सकता है, लेकिन कब बच्चों? तब जबकि उसके लिए उसे समुचित प्रशिक्षण, निर्देशन, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और अभ्यास कोई करवाए तो बच्चा इजीली सीख पाता है। 5 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा तैरना सीख जाता है और 8 वर्ष का बालक तैरने की कला में दक्षता हासिल कर लेता है। और बच्चों, ये उम्र में 8 वर्ष की अवस्था में वो प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकते हैं, लेते हैं और जीत भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 पहिए एवं 2 पहिए वाली साइकिल को चलाना। कुछ बच्चे होते हैं ना बच्चों, जो बहुत ही तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, तो वो 2.5 वर्ष की अवस्था से ही 3 पहिए वाली साइकिल चलाना 2 वर्ष की अवस्था से ही सीख जाते हैं। 3-4 वर्ष के अधिकांश बच्चे ट्राइसाइकिल को बहुत अच्छी तरह से चला लेते हैं और ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना भी जागृत हो जाती है। और बच्चों, पता है आपको कि वो ट्राइसाइकिल न केवल सामने की तरफ बल्कि पीछे, साइड, दाएं बाएं किसी भी दिशा में घुमाकर चला लेते हैं। और 5 वर्ष की अवस्था तक तो बच्चा बहुत अच्छे से ट्राइसाइकिल चला लेता है और किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी कट मारते हुए बिल्कुल साइड से कैसे निकलना है वो उसे समझ में आ जाता है। 6 वर्ष का बालक तो साइकिल चलाना सीखने लगता है, परंतु उसको साइकिल चलाने के लिए नित्य अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। 7-8 वर्ष का बालक सड़क के किनारे किनारे साइकिल चला सकता है। 8 वर्ष का बालक दूसरे बच्चे को भी पीछे बिठाता है। आपने देखा होगा सड़कों पर बच्चे हमें नज़र आते हैं, अगर पेरेंट्स मना करते हैं ना तो वो चुपके से बिठा करके चलाते हैं, क्योंकि उनको एक क्यूरियोसिटी होती है, वो दूसरों को देख के ऐसा करना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने से छोटे बच्चे को पीछे बिठा करके और साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं और चला भी लेते हैं बच्चों। 10 वर्ष का बालक तो आराम से भीड़ में भी साइकिल चला करके निकल जाता है। बच्चों, चाहे साइकिल की बात करें जो कि 2 पहिए वाली हो या हम ट्राइसाइकिल की बात करें जो कि 3 पहिए वाली हो, लेकिन दोनों के लिए ही अभ्यास, प्रोत्साहन, निर्देशन, प्रशिक्षण और पर्याप्त सुविधा भी बच्चे को मिलनी ज़रूरी है। और बच्चों को पता है, जिन बच्चों को बाल्यावस्था में अगर साइकिल चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाए, नहीं सिखाया जाए, तो फिर जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तब उनको साइकिल चलाने से और भी अधिक डर लगने लगता है और साइकिल चलाने की उनके अंदर मन में डर और भय व्याप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे कौशल हैं जिनको सही उम्र में बच्चों को सिखा दिया जाना चाहिए। नृत्य करना। बच्चों, नृत्य करना एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा कौशल है और ये तभी संभव होता है जबकि पैरों की पेशियों में पर्याप्त परिपक्वता और समन्वय हो और साथ ही साथ निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण हो। देख रहे होंगे, इसमें शायद मेरे को आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग टीवी देखते होंगे और टीवी में आप लिटिल चैम्प्स और डांस के जो छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम आते हैं वो आप देखते होंगे। बच्चों, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि कितनी दक्षता से बहुत छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। लेकिन बच्चों, कब होता है? जबकि पैरों की पेशियों में उचित समन्वय हो और परिपक्वता हो।
3 वर्ष के बालकों में नृत्य करने की क्षमता का विकास हो जाता है और सरल स्टेप वाले नृत्य को 3-4 वर्ष का बालक आसानी से सीख लेता है। और अधिकांश बच्चे तो बच्चों है ना, टीवी में जो डांस देखते हैं उसको देख करके अपने अंगों को नृत्य की मुद्रा में हिलाने डुलाने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो नृत्य सीख भी चुके हैं और संतुलन भी उनका स्थापित हो चुका है। 6-7 वर्ष का बालक बालिका बहुत अच्छी तरह से नृत्य कर लेते हैं और 12-13 वर्ष के बच्चे तो बच्चों से महारत हासिल कर लेते हैं और पूर्ण विकास किशोरावस्था में हो जाता है। तो बच्चों, बाल्यावस्था में शारीरिक कौशलों में हाथ और पैरों के कौशल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। सबसे पहला जो क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक विकास। उससे पहले बच्चों आपको एक बात बता दूं, सभी बालकों में क्रियात्मक विकास समान गति से और एक ही निश्चित आयु में हो ऐसा नहीं होता है। कुछ में तीव्र गति से होता है, कुछ में मंद गति से होता है, कुछ में क्रियात्मक विकास रुक भी सकता है। तो कई प्रकार के कारक होते हैं बच्चों जो कि क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। और वैसे तो क्रियात्मक विकास जबकि शिशु माता के गर्भ में पल रहा होता है तभी होने लग जाता है, जबकि वो 5 से 6 माह का शिशु गर्भ में होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले कारक की, शारीरिक विकास के बारे में। जिन बालकों का शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, उत्तम होता है ना, उनका बच्चों क्रियात्मक विकास भी अच्छा होता है। शारीरिक विकास अच्छा तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य ये है कि पेशियां अच्छी विकसित है, तंत्रिकाएं अच्छी विकसित है, सारा ही शरीर अच्छी तरह से विकसित है। अगर सारा ही शरीर अच्छा विकसित है तो क्रियात्मक विकास बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पेशियों और तंत्रिकाओं की परिपक्वता से सीधा संबंध है क्रियात्मक विकास का। हमने इसकी परिभाषा में पढ़ लिया था, है ना। तो पेशियों और तंत्रिकाओं की परिपक्वता अगर पर्याप्त हो चुकी है तो क्रियात्मक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। लेकिन अगर बालक के शरीर के विभिन्न अंगों में बच्चों किसी वजह से, बीमारी की वजह से या किसी अन्य वजह से परिपक्वता नहीं आ पाती है और उनका समुचित विकास नहीं हो पाता है, तो बच्चों ऐसी अवस्था में वो किसी भी प्रकार के क्रियात्मक विकास को नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बच्चों जो दुर्बल बच्चे होते हैं ना, वो अपनी करवट भी नहीं बदल सकते हैं। तो फिर उनके लिए बैठना, उठना, चलना, ये सारे कार्य वो धीरे धीरे और देरी से सीखते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक रचना एवं गठन के बारे में। जिन बालकों की शारीरिक रचना और गठन मीसोमॉर्फिक प्रकार का होता है, यानी कि उनकी पेशियां लंबी होती है, सुविकसित होती है, दृढ़ और मजबूत होती है, वे एंडोमॉर्फिक बच्चे की तुलना में जल्दी चलना सीख लेते हैं। क्योंकि एंडोमॉर्फिक बच्चे का कौन से होते हैं बेटा? ये बच्चे वो होते हैं जिनकी की हड्डियां भारी होती है, जो मोटे और थुलथुले होते हैं, तो वो जल्दी चलना बैठना नहीं सीख पाते हैं। उनकी पैरों की, टांगों की मांसपेशियों में इतनी ताकत ही नहीं होती बच्चों, दृढ़ता ही नहीं आती है कि वो कर सकें। वे सिर, धड़ और कमर के भार को सह नहीं पाते, इस वजह से वो नहीं कर पाते। और छोटे दुर्बल बालक भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्रियात्मक विकास में उसकी शरीर रचना का उतना अधिक महत्व नहीं रहता है। लेकिन किसका महत्व बढ़ जाता है? प्रेरणा का, प्रोत्साहन का, निरंतर अभ्यास का और हाथ और पैरों के कौशल का। जब बच्चा समझने लग जाए कि चलो गठन ऐसा है लेकिन मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ और उसे प्रशिक्षण मिले, उचित वातावरण मिले तो बच्चा कर सकता है। वृद्धि। बच्चों वृद्धि यहाँ पर विकास से तात्पर्य है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर हम वृद्धि के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर बुद्धि के बारे में बता देती हूँ कि क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक बुद्धि होता है और इसका प्रभाव बचपनावस्था एवं बाल्यावस्था में अधिक पड़ता है और बाद में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जो बच्चे देर से उठते हैं, बैठने, चलने, दौड़ने, कूदने की क्रिया करते हैं, वे बुद्धि में भी दुर्बल होते हैं। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है बच्चों कि जो बच्चे दुर्बल बुद्धि के नहीं होते हैं वे भी देर से बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना आदि क्रियाएं सीखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि का स्तर अधिक होता है
परंतु यदि उन्हें उचित अवसर, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन नहीं दिया जाए तो भी वो उस क्रिया को नहीं कर पाते हैं। यानी कि पर्याप्त अवसर मिलना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ कसे वस्त्र दोबारा आ रहा है, हम तभी पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे आहार के बारे में। पौष्टिक और संतुलित आहार बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने पौष्टिक तत्वों की शरीर में आवश्यकता है वो सारे पौष्टिक तत्व इनसे मिल जाते हैं। और ये सभी पौष्टिक तत्व जो होते हैं ना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सभी वृद्धि और विकास के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होते हैं। जिन बालकों को सभी तत्वों से परिपूर्ण आहार मिलता है वे सुपोषित होते हैं, और सुपोषित होने के कारण उनकी पेशियां और हड्डियां अच्छी और पर्याप्त मजबूत और सुविकसित होती हैं, क्योंकि उनको क्या मिलता है? पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि मिलते हैं। तो उनकी पेशियों में ताकत भी होती है, बल भी होता है, जिससे कि वो क्रियात्मक कौशल बहुत अच्छे से कर पाते हैं, सीख पाते हैं। अब हम बात करते हैं कसे वस्त्र के बारे में। कसे वस्त्र बालक के क्रियात्मक विकास में बाधा पहुंचाते हैं बच्चों। अगर टाइट कपड़े बच्चों को पहना दिया जाए ना, तो उनकी जो वजन और लंबाई में वृद्धि जो तीव्र गति से होती है ना, वो वैसी हो नहीं पाती है। जिस बालक का वजन 3 किलोग्राम का होता है, वही बालक 1 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते 9 किलोग्राम का हो जाता है। उसकी लंबाई में भी 5 से 6 इंच वृद्धि हो जाती है। अतः जन्म के समय का जो वस्त्र होता है वो बहुत छोटा पड़ जाता है। वस्त्र भी शरीर से कसकर चिपक जाते हैं। तो बच्चों, ये जो कसे हुए वस्त्र होते हैं ना, ये अंगों के विकास में रुकावट लाते हैं। और सिर्फ रुकावट ही नहीं लाते बच्चों, ये क्या करते हैं कि जो बच्चा गतिविधि करना चाहे ना, तो उसकी गतिविधियों के संचालन में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। आप ये देखें कि जो बच्चे ढीले और कम वस्त्र पहनते हैं ना, उनकी वस्तुओं को पकड़ने की, दौड़ने की इन क्षमताओं के विकास इनका तीव्र गति से होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा आरामदायक, ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनाए जाने चाहिए। बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है भय, यानी कि डर। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों इसका क्रियात्मक कौशल को सीखने में। जिन बच्चों में घिरने, चोट लगने, कट जाने इत्यादि का भय रहता है ना बच्चों, तो ऐसे बच्चे तैरना, पेड़ पर चढ़ना, साइकिल चलाना, कूदना, उछलना आदि ऐसी गतिविधियां नहीं कर पाते, क्योंकि वो डर जाते हैं। लेकिन जिन बालकों में डर नहीं होता है, वो कहीं भी दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, साइकिल चलाना, पीछे किसी को बिठा करके चलाना, सारे ही क्रियात्मक कौशल अच्छे तरह से कर लेते हैं। लेकिन बच्चों, बार बार अगर बच्चे को पेरेंट्स के द्वारा ये कहा जाए, अरे गिर जाओगे, लग जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे के मन में डर उत्पन्न होता है, और डर होने से वो कई सारे कौशल आसानी से नहीं कर पाता है। अब हम बात करेंगे अगले कारक की, जो कि है बीमारी। बालकों की बीमारी बच्चों बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि कोई बच्चा, सपोज अगर हम माने कि कोई लंबे समय तक बीमार रह गया, क्योंकि बच्चे वैसे तो बीमार होते ही रहते हैं, है ना, लेकिन वो फटाफट ठीक हो जाते हैं। और अक्सर अगर कोई बच्चा बीमार रहता है या लंबे समय तक बीमार रहता है ना बच्चों, तो उसे सीखने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि बीमारी की अवधि उसकी कहाँ निकलती है? आराम में बिस्तर पर निकल जाती है। तो उसे सीखने का अवसर नहीं मिलता है, और ना ही उसे अभ्यास कराया जा सकता है। तो ऐसे बच्चे क्या होता है बच्चों कि जब प्रदर्शन का समय आता है तो वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसलिए बच्चों को हम जो आहार की बात कर रहे हैं, हम जो भय की बात कर रहे हैं, तो बच्चों इसीलिए बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य उत्तम तो सारे ही प्रकार के विकास भी उत्तम होते हैं। प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, मैं तो एक बात कहूँगी, प्रोत्साहन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत अधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि सीखने का पर्याप्त अवसर मिले और बच्चा अगर सीख ले, और सीखने के लिए अगर उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाए, तो बच्चा आगे के और सीखने के लिए डल हो सकता है। उसकी बुद्धि लब्धि उसको इजाज़त नहीं दे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर उसे प्रोत्साहित किया जाए, उसका IQ बहुत अच्छा है, शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोत्साहन नहीं है बच्चों, तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? एक बालक जब दूसरे बालक को तैरते हुए, साइकिल चलाते हुए या नई नई एक्टिविटीज़ करते हुए देखता है ना बच्चों,
तो उसको भी लगता है कि मैं भी ये सीखूं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी इसकी तरह करूं। तो उसको दूसरों को देख के प्रोत्साहन आता है, और जब उसके मन में अगर इस प्रकार की इच्छाएं जन्म लेती है, उसकी ऐसी इच्छाएं बनती है, तो उसे इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि वो विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीख सके। माता पिता, अभिभावक, संरक्षक, शिक्षक जब बच्चों कार्यों की प्रशंसा करते हैं ना, तो उनमें कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है, उस कार्य को करने की और अधिक इच्छा होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, और अधिक प्रशंसा मिलेगी, लोग उन्हें पसंद करेंगे। इसलिए वो इस प्रकार की गतिविधियों को करते हैं जिसमें कि उनको प्रोत्साहन मिलता है। सीखने के अवसर बहुत ज़रूरी है बच्चों। बच्चा स्वस्थ है, संपूर्ण विकास भी हो चुका है, मांसपेशियों का, शरीर का, तंत्रिकाओं का, सब कुछ, लेकिन अगर उसे सीखने का अवसर नहीं मिले तो कैसे सीखेगा? लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, पेंटिंग, ड्राइविंग, तैरना, कई सारे ऐसे कौशल है बच्चों जिसमें कि सीखने का अवसर मिलना ज़रूरी है। आपने देखा होगा बच्चों, गाँवों में और जहाँ कहीं आप जाते हैं, बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, कहीं आप पुराने माहौल में देखिए, बच्चा बड़ा है, विकसित है, समझदार है, सब कुछ है, लेकिन उसे लिखना नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसे सीखने का अवसर ही नहीं मिला। तो सीखने का अवसर भी बच्चों को अगर मिल जाए सही समय पर, तो बच्चा जल्दी सीख पाता है। मांसपेशी नियंत्रण के विकास के अवसर का अभाव। बच्चों, ये हमें क्लियर है कि क्रियात्मक कौशल का विकास तभी होता है जबकि अंगों में परिपक्वता आती है और वापस उनमें अंगों में समन्वय होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को बराबर गोदी में चिपकाए रखेंगे, उन्हें उतरने नहीं देते, उन्हें डर लगता है कि ये कैसे चलेंगे तो गिर जाएंगे, लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस परेशानी के चक्कर में वो बच्चों को सीखने का अवसर मिलने ही नहीं देते, उनकी पेशियों को विकसित होने ही नहीं देते हैं, पेशियों पर उनका नियंत्रण बनने ही नहीं देते हैं। तो बच्चों में ऐसे में बैठने, उठने, खड़े होने, रेंगने, इन सारी क्रियाओं का विकास काफ़ी विलम्ब से होता है। अतः चाहिए कि बच्चे को अपने मांसपेशी नियंत्रण का पर्याप्त अवसर मिले, स्वयं जिस ढंग से वो बढ़ता है उसे बढ़ते रहने का पर्याप्त अवसर मिले। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निपुणता की अपेक्षा। कई माता पिता बालक से बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं, वो ये करे, वैसा करे, नाम कमाए, वो करे। बच्चा चलने लायक नहीं हुआ जाता है ना बच्चों, तब उस और दौड़ने लायक भी नहीं हुआ जाता तो उसे दौड़ने के लिए कह दिया जाता है। बच्चा छोटा है, पढ़ने लायक उम्र नहीं है, तो उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो उसे वो चीज़ें सिखाई जाती है जो कि उसकी उम्र और उसकी मांसपेशियों के समन्वय के अनुसार नहीं है, जो उसकी उम्र में और उसकी मांसपेशियों के परिपक्वता और समन्वय के अनुसार नहीं है। ऐसी गतिविधियों की अपेक्षा बच्चे से हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस उम्र में परिपक्वता आएगी और सीखने के अवसर उसे मिलेंगे, तभी वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाएगा और परिपक्व हो पाएगा। तो जो अपने बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं ना, तो न तो बच्चों को प्रोत्साहित कर पाते हैं, ना उनकी प्रशंसा कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो चल रहा है लेवल, उस पर वो खरे नहीं उतरते हैं। वो बात बात पर टोकते हैं, डांटते हैं, जिससे कि बच्चों क्या होता है, निराशा का भाव उत्पन्न होता है और वो उस एक्टिविटी को करने से ही मना कर देता है, उसका उस एक्टिविटी के लिए रुझान ही खत्म हो जाता है। इसलिए अत्यधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। संवेगात्मक तनाव, भय, क्रोध, ईर्ष्या, दुख और नकारात्मक संवेग जो होते हैं ना बच्चों, ये बालक के क्रियात्मक विकास को बाधित करते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में बच्चा मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है और चाह करके भी अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। तो इस परिस्थिति में संवेगात्मक तनाव में उसका क्रियात्मक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बहुत अच्छा सही माहौल, खुशनुमा माहौल बच्चे को मिले तो बच्चा बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। अभ्यास और निर्देशन। बच्चों, अभ्यास और निर्देशन, किसी काम को बालक को कह दिया जाए कि ये करो और बालक करे,
बस बता करके छोड़ दिया जाए, उसे निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित नहीं किया जाए और बार बार उसे निर्देशन नहीं दिया जाए तो किसी भी एक्टिविटी को अच्छे से नहीं सीख सकता है। इसीलिए बच्चों, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है, अभ्यास से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए पेरेंट्स को, टीचर्स को चाहिए कि वे बालकों के क्रियात्मक विकास में कुछ ऐसे ट्रिक्स दें, उन्हें ऐसी टिप्स दें जिससे कि बालक जल्दी से और अच्छे से सीख सके। और सिखाते समय उनकी विशेषताओं और गूढ़ताओं पर भी ध्यान देना चाहिए और साथ ही बच्चों को बार बार उसका अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और अभ्यास के साथ साथ उनको चेक करके जहाँ कहीं ज़रूरत है उचित निर्देशन भी दिया जाना चाहिए। बच्चों, अंत में हमारा आता है कि व्यक्तित्व संबंधी शील गुण। हर बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होता है? अलग अलग होता है, क्योंकि उसको किसके द्वारा प्राप्त होता है? वंशानुक्रम और वातावरण द्वारा प्राप्त होता है। वो बच्चे जो लज्जालु, अंतर्मुखी, कायर, डरपोक होते हैं, अब आप उन्हें सीखने के कितने भी अवसर दे दें, वो लाभ नहीं उठा पाते। तो ऐसे बच्चे क्रियात्मक कौशल को करने से वंचित रह जाते हैं। शर्मीले बच्चे भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो घुल मिल नहीं पाते। अगर हम बात करें बच्चों इसके ठीक विपरीत, जो बहुमुखी व्यक्तित्व के बच्चे होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, तो ये बच्चे क्या करते हैं? कौशलों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि कौशल को सीखने में घबराते नहीं हैं और शर्माते नहीं हैं। तो बच्चों, ये जो चीज़ है कि बहुत सारे कारक हैं जो कि शारीरिक विकास को, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए सभी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए जबकि बच्चों का क्रियात्मक विकास हो रहा होता है। धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ हमने अपना क्रियात्मक विकास समाप्त कर लिया है। इसके हमने 9 भाग पढ़े हैं और 9 भाग में हमने इसकी परिभाषा, महत्व, विशेषताएं और विभिन्न अवस्थाओं में विकास और साथ ही क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।